बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थोड़े थोड़े परेशान भी होंगे, होना चाहिए भी। टेस्ट का दिन करीब आ रहा है, तो जैसे जैसे टेस्ट का दिन करीब आएगा तो परेशानी थोड़ी बढ़ती रहती है। लेकिन इस परेशानी को ख़त्म करना है आपने, ओवरकम करना है। नमाज़ पढ़ते रहना है, कुरान मजीद की तिलावत करते रहना है, वालिदैन से बड़ों से दुआओं के लिए कहते रहना है। बहरहाल अभी हम आते हैं जी। हमने लास्ट टाइम अपना जो क्रैश टेस्ट 7 था उसकी डिस्कशन की। उसमें हमने क्वेश्चन 194 तक डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन 195 से डिस्कशन नहीं की थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि इसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए, लेकिन एक दफ़ा क्वेश्चन आया है ऑनलाइन वाला सेशन जो था पीएमसी वाला। तो हम एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। छोड़ नहीं रहे हम इसको, ताकि ये ना हो कि अगर दोबारा आ जाए तो कोई पछतावा ना रह जाए। और ये हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखें, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपके पास क्या है। आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले पे है 195। डार्सी स्टेड होम फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। ठीक है, आपको करना क्या होता है कि सेंटेंस दिया गया होता है, नीचे 4 काइंड्स लिखी हुई होती है सेंटेंस की। आपने जस्ट सेंटेंस को पढ़ना है और ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन सी काइंड है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हमेशा की तरह हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको टोटल जो है हमारे पास कंप्लीट जो हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, मैं वो टॉपिक जल्दी जल्दी से हम उसे ख़त्म करने की, मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा बड़ा कीमती टाइम है आजकल के दिनों में। तो एक छोटा सा टॉपिक है तो हम इसे मुकम्मल करेंगे फटाफट से। देखें, हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं ना, तो आपने याद रखना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 3 तरह की होती हैं। हम 3 तरह से काइंड सेंटेंस की काइंड्स को देखते हैं। उसमें जो नंबर 1 हमारे पास है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास जो पहली काइंड्स होती हैं सेंटेंस की, वो हमारे पास होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो काइंड्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, मीनिंग्स के एतबार से सेंटेंस की काइंड्स होती हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। तो जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं ना, तो आपने याद रखना है काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है, 3 तरह की काइंड्स होती हैं। हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सेंटेंस की काइंड्स देखते हैं, हम मीनिंग के अकॉर्डिंगली सेंटेंस की काइंड देखते हैं, और हम क्लॉजेज के अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस की काइंड देखते हैं। देखें, जैसे हमारे पास है अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमारे पास सबसे आसान तरीन काइंड्स होती हैं और इसका क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता कि अभी जैसे हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो इंतहाई आसान होती हैं, इनका क्वेश्चन बन नहीं सकता। जैसे देखिए, स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हमारे पास 6 तरह का सेंटेंस होता है। या तो हमारे पास सेंटेंस होता है एफर्मेटिव, इसमें हम सेंटेंस के मीनिंग नहीं देखते, हम इसमें सेंटेंस में क्लॉजेस नहीं काउंट करते। इसमें हम सिर्फ सेंटेंस में ये देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हम कोई भी टेंस लिखें, हम कोई भी वॉइस लिखें, हमें ये 6 तरह का स्ट्रक्चर, इंग्लिश में जो सेंटेंस भी लिखा जाता है वो इन 6 तरह से लिखा जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें निगेशन भी होता है और जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है बेटे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। और जैसे ही डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू एच का वर्ड वही 8 वर्ड हैं जिनको हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और फिर हमारे पास होता है डब्ल्यू एच नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड भी होता है। डब्ल्यू एच वर्ड यूज करके क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है, और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हमारे पास इसमें निगेशन भी होती है। ये पहली सेंटेंस की काइंड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम कोई भी टेंस लिख रहे हो, हम कोई भी वॉइस लिख रहे हो, तो हम ये 6 तरह का सेंटेंस बनाते हैं। हम ये 6 तरह के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें, एफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है।
एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है तो हमारा सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहता है कि हम सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अगर हमें ज़रूरत है, अगर नहीं तो फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इस सेंटेंस को हम किस पे खत्म करेंगे, फुल स्टॉप पे। जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, हम एक्टिव लिख रहे हो या पैसिव, और जब हम पैसिव लिख रहे होंगे तो डेफिनेटली हम सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करने के बजाय किससे स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से। और सेंटेंस को ऑब्जेक्ट पे खत्म करने के बजाय किस पे खत्म करेंगे, सब्जेक्ट पे। तो ये तो चेंज रहेगा हमारे पास, लेकिन आपने याद रखना है सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के में हमारे पास जो फर्स्ट काइंड होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है। उसके बाद है निगेशन, और निगेशन आप जानते हैं जिसमें नॉट का एलिमेंट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, नॉट। नॉट के बाद हमें वर्ब की फॉर्म लिखनी होती है अपने टेंस के अकॉर्डिंगली, और सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव होगा सेंटेंस तो डेफिनेटली हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब के बाद हम सेंटेंस को किस पे खत्म करेंगे, ऑब्जेक्ट पे। और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, मार्क, क्वेश्चन मार्क पे, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है और जिसमें नॉट का एलिमेंट भी होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले हमें क्या लिखना होता है, नॉट। फिर वर्ब लिखेंगे और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद हम सेंटेंस को खत्म करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन मार्क के ऊपर। उसके बाद वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें WH वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। जैसे WH वर्ड यूज करके जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, हम पहले भी बात करके आए हैं। ये हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, उसके बाद हमारे पास हु है, हाउ है। हमारे पास WH जितने भी वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सारे के सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। और ये WH फैमिली वर्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, याद रखिएगा। और एक वर्ड याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, वो WH वर्ड तो है लेकिन हम उसे कभी भी इंट्रोगेशन के लिए यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है, ये बात करने के लिए, बताने के लिए यूज किया जाता है। हम रिलेटिवली इसको यूज करते हैं। वाई है, विच है, व्हेन है, व्हाट है, हु है, हाउ है, वेयर है, और हमारे पास कौन सा वर्ड है, हुज का। ये 8 वर्ड हमारे पास यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब कभी हम प्लेन क्वेश्चन पूछने के बजाय हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, लाइक जैसे हम बोलते हैं क्या वो जा रहा है, तो हम बोलते हैं आर, इज ही गोइंग। और लेकिन अगर हम बोलेंगे वो क्यों जा रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, वाई इज ही गोइंग। हम वाई का एलिमेंट लिखते हैं, वाई का वर्ड लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख के हमें सेंटेंस को खत्म करना है क्वेश्चन मार्क पे। और इसी तरह हमारे पास WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव चूंकि लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट होगा, नॉट का एलिमेंट होगा। तो सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, हम हमारा स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, हमारा स्ट्रक्चर चलेगा, सबसे पहले WH की ट्रांसलेशन आएगी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद वर्ब लिखना है, और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। और चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमें सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है। देखें, ये जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट काइंड किस बेस के ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर। आप कोई सा भी टेंस लिख रहे हो या आप कोई सी भी वॉइस लिख रहे हो, एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं, पैसिव वॉइस लिख रहे हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे हैं या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख रहे हैं, आप कोई सा भी टेंस लिख रहे हैं, आपने याद रखना है आपको ये 6 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये सेंटेंस की पहली काइंड है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर हम इनकी एग्जांपल को देखें तो देखें, एफर्मेटिव में हम कोई सा भी सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, लाइक हम बोलते हैं शी इज कुकिंग फूड। हम एक दो सेंटेंसेस करेंगे, बात मुकम्मल हो जाएगी, बात कोई नहीं है, नहीं लंबी चौड़ी है, नहीं, आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ शी इज कुकिंग फूड, अब ये सेंटेंस में हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटे ये सेंटेंस
स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके पास क्या है, मैं मीनिंग के लिहाज से अभी बात नहीं कर रहा, मैं क्लॉजेज के लिहाज से अभी बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटे ये स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये आपके पास क्या रहेगा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। और अगर हम इसे एक बना देंगे, अगर इसे हमें नेगेटिव बनाना होगा तो डेफिनेटली शी इज की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, शी इज नॉट कुकिंग फूड। आप कोई सा भी टेंस लिखेंगे, आप कोई सी भी वॉइस लिखेंगे, आपको ये 6 स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ेगा। आप ये 6 स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें। उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से चूंकि स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखते हैं इज शी कुकिंग फूड। ठीक है, आपने कुछ भी और नहीं करना होता, सिर्फ 2 चेंज करने आपने। आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और सब सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, उसके बाद आपके पास आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें इंडिकेशन भी होती है और जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है। तो ऐसी सूरत में हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे इज से, उसके बाद हम लिखेंगे शी, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद आएगा कुकिंग, और डेफिनेटली हम सेंटेंस को खत्म किस पे करेंगे, जाके फूड के बाद क्वेश्चन मार्क के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड है, तो जब डब्ल्यू एच वर्ड हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जैसे हम बोलते हैं वो क्यों खाना पका रही है, वो कब खाना पका रही है, वो कैसे खाना पका रही है, वो कहाँ खाना पका रही है। तो ऐसी सूरत में जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे, हम उन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, डब्ल्यू एच के साथ लिखेंगे। लाइक अगर हम पूछते हैं वो कहाँ खाना पका रही है, वो क्यों खाना पका रही है, तो क्यों की ट्रांसलेशन चूंकि वाई होती है तो हम लिखेंगे वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वाई इज शी कुकिंग। जब आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप इसमें निगेशन को शामिल करेंगे, तो निगेशन को शामिल करने के लिए क्या होगा कि आपके पास आएगा वाई इज शी, और जब आपने वाई इज शी लिख दिया तो शी के बाद आपको निगेशन शामिल करने के लिए क्या लिखना है, नॉट। नॉट के बाद आपको क्या लिखना है, कुकिंग, और कुकिंग के बाद आपको बेटे क्या लिखना है, फूड। और चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। यानी कि अभी जो हमने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये सेंटेंस की फर्स्ट काइंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब कोई सा भी, जैसे फर्ज करें हम बोलते हैं ही राइट्स अ लेटर, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज ही नॉट राइट अ लेटर, व्हाई डज ही राइट अ लेटर एंड व्हाई डज ही नॉट राइट अ लेटर। ये आपके पास सेंटेंस की फर्स्ट काइंड होगी, और फर्स्ट काइंड किसकी बेस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये 6 काइंड्स आपने याद रखनी है। मैंने अभी आपसे कहा कि सेंटेंस की 3 तरह की काइंड्स होती हैं। सेंटेंस की फर्स्ट काइंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरी काइंड होती है सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और तीसरी काइंड हमारे पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। तो पहली काइंड हमारे पास कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 तरह का सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है और डब्ल्यू एच नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस की दूसरी काइंड की, और सेंटेंस की जो दूसरी काइंड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कि हम सेंटेंस में मीनिंग के एतबार से सेंटेंस की जो काइंड्स बनाते हैं। सेंटेंस की काइंड्स की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की, और सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की काइंड्स की, और काइंड्स में हम सेकंड तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। देखें यहां पर आपको 5 तरह का सेंटेंस मिलता है, यहां पे हम 5 तरह से सेंटेंस को जानते हैं। उसमें नंबर 1 हमारे पास जो है, उसमें नंबर 1 जो बेटे हमारे पास है वो है, उसमें नंबर 1 जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप इसके 3 नामों से इसको जानेंगे। आप इसे बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आप इसे बोलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस, या आप इसे बोलेंगे स्टेटमेंट। 3 तरह से आप इसको जानते हैं। आप इसे डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, आप इसे असर्टिव भी बोलते हैं, और आप इसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी जैसे हम स्ट्रक्चर के एतबार से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है,
और मीनिंग के एतबार से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, उसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये 5 काइंड्स होती हैं। अभी हम वन बाय वन करके देखेंगे कि वन बाय वन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। इसी तरह फोर्थ काइंड हमारे पास होती है बेस मीनिंग के लिहाज से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और लास्ट में हमारे पास फिफ्थ काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखें, जिस तरह ये क्वेश्चन आपके पास था ना, जिस तरह आपके पास ये क्वेश्चन था कि काइंड ऑफ सेंटेंस आपने ढूंढनी है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। कोई भी 4 काइंड्स नीचे दी हुई होंगी ऑप्शन में। अगर आप पीएमसी के 2020 या 2021 वाले पेड पेपर देखते हैं तो उसमें से आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के लिहाज से। बहरहाल आगे चलते हैं तो हमारे पास देखें, हमारे पास है डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो हम सबसे आसान वाले से स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे आसान वाला सेंटेंस हमारे पास कौन सा है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने स्ट्रक्चर के एतबार से भी देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और मीनिंग के हिसाब से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम 4 चीजों को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? जैसे जब हम किसी को कोई काम करने का ऑर्डर देते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने की नसीहत करते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, या जब हम किसी को कोई काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे देखें, अभी अगर मैं एग्जांपल में लिखता हूं, जैसे फर्ज करिए अगर मैं बोलता हूं गिव मी, मैं बोलता हूं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्लीज लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन चूंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज लिखेंगे तो इट लुक्स मोर एथिकल और प्रोफेशनल, यू कैन से। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर चूंकि रिक्वेस्ट है। अब देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस की आपसे काइंड पूछता हूं कि बेटे इस सेंटेंस की काइंड कौन सी है, तो अगर आप इसको देखेंगे काइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें चूंकि एक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो स्ट्रक्चर के बिना पर आप इसे बोलेंगे कि ये सर स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। और मीनिंग के लिहाज से चूंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। बात समझ रहे हैं? जब हमने स्ट्रक्चर देखना है तो हमने ये देखना है कि एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आप ये देखेंगे कि मीनिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपने ये देखना कि सेंटेंस की सेंस क्या है, सेंटेंस के मीनिंग क्या है। आप देखें, 4 चीजें आपने याद रखनी है इंपेरेटिव में। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को काम करने का हुक्म दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस क्या होने वाला है? इंपेरेटिव। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में तो बहुत सारी फीलिंग्स आती है प्रैक्टिकली, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश सिर्फ 3 फीलिंग्स को मानती है। इंग्लिश मानती है फीलिंग ऑफ जॉय को, इंग्लिश मानती है बेटे फीलिंग ऑफ सोरो को, और इंग्लिश मानती है फीलिंग ऑफ अमेजमेंट को। ठीक है, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, आपको याद होगा आप कुछ वर्ड्स लिखते थे जिनको हम जिनके लिए हम वर्ड यूज करते, लाइक हम जॉय के लिए जो साउंड है या वर्ड हम यूज करते हैं, क्या हम उसे बोलते हैं? हुर्रा। सौरव के लिए हम यूज करते थे अलास। और उसके बाद अमेजमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते थे वाव। तो टेक्निकली हम कौन सा सेंटेंस लिख रहे होते थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख रहे होते थे। तो जहां पर फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा हो, जॉय के लिए, सौरव के लिए, अमेजमेंट के लिए हम हुर्रा जैसा वर्ड यूज कर रहे हो, अलास जैसा वर्ड कर रहे हो, वाव जैसा वर्ड यूज कर रहे हो, तो फिर हमारे पास सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में बेटे हमारे पास 2 चीजें होती हैं, और वो 2 चीजें कौन सी हैं? कि जब आप किसी को प्रे करें या आप किसी को कर्स करें, आप किसी को दुआ दें या आप किसी को बददुआ दें, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, आप बोलते हैं
आप किसी से कहते हैं मे यू, आप बोलेंगे मे यू लीव लॉन्ग। तो जब आप किसी को दुआ दे रहे हैं तो देन ऐसे सेंटेंस की काइंड हमारे पास कौन सी रहेगी? ऐसे सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी? ऑप्टेटिव। या आप किसी से बोलते हैं मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो अभी हमारे पास याद रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रे और कर्स चल रहा हो, जिसमें हम किसी को दुआ या बददुआ दे रहे हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और जिन सेंटेंसेस में आप ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होता है? इंपेरेटिव। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव। और अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास क्या होगा? ऑप्टेटिव। और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले वाला है डिक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट। देखें, जब हम किसी के बारे में, जब हम सबसे पहले कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो, ठीक है, जब हम कोई स्टैटिस्टिकल डाटा बता रहे हो, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हो, ठीक है, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसमें क्वेश्चन ना हो, जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट ना हो, जिसमें कोई फीलिंग ना हो, जिसमें प्रे कर्स ना हो, ठीक है, जब भी हम कोई जस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऐसी सारी सूरतों में हमारा सेंटेंस बेटे क्या रहेगा? हमारा सेंटेंस रहेगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 काइंड्स हमारे पास होती हैं सेंटेंस की। जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस, जैसे देखिए अभी अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूं तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, जैसे फर्ज करें, जैसे हमने अभी लिखा था सेंटेंस शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अब अगर मैं इस सेंटेंस की काइंड पूछता हूं आपको, तो मैं ऐसा अगर पूछूंगा ना ये सेंटेंस की काइंड कौन सी है, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक मैं आपसे ये ना पूछूं कि आपने काइंड बतानी किस बेस के ऊपर है। आपने आया सेंटेंस की काइंड स्ट्रक्चर पे बतानी है या मीनिंग पे बतानी है? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस की काइंड बताएंगे तो इस सेंटेंस की काइंड स्ट्रक्चर पर क्या बनेगी? एफर्मेटिव। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस की काइंड बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग के हिसाब से ये सेंटेंस हमारे पास कौन सा रहेगा? डिक्लेरेटिव रहेगा। और अगेन देखें, अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ यूं कर दूं, अगर इस सेंटेंस को मैं यूं कर दूं कि शी इज नॉट कुकिंग फूड, तो अगेन ये सेंटेंस इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से एफर्मेटिव नहीं रहेगा, बल्कि फिर ये इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये सेंटेंस मीनिंग के अकॉर्डिंगली क्या है, तो डेफिनेटली मीनिंग के अकॉर्डिंगली शी इज नॉट कुकिंग फूड आपके पास अगेन कौन सा सेंटेंस रहेगा? डिक्लेरेटिव। अगर इस सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूं और इस सेंटेंस को मैं बना देता हूं जी इज शी कुकिंग फूड, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को मैं बना देता हूं इज शी कुकिंग फूड, अब ऐसी सूरत में मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर? तो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास ये कौन सी काइंड रहेगी? इंट्रोगेटिव। और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग भी आपके पास ये कौन सी काइंड रहेगी? इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये मीनिंग के लिहाज से भी इंट्रोगेटिव है और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस कुछ यूं कर देता हूं, इज शी नॉट कुकिंग फूड, अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। लेकिन आपके पास मीनिंग के लिहाज से ये क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो जब भी आपने काइंड ऑफ सेंटेंस देखनी है तो आपने सबसे पहले देखना है कि आप काइंड ऑफ सेंटेंस किस बेस के ऊपर देख रहे हैं। आए आप काइंड ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आप काइंड ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, या आप काइंड ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज? तो पहले सेंटेंस की जो काइंड है स्ट्रक्चर के हिसाब से वो 6 है हमारे पास। अभी हमने देखी एफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और अभी हमने सेंटेंस की काइंड देखी है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स। डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। अब हम आते हैं सेंटेंस की थर्ड काइंड के ऊपर। और सेंटेंस की थर्ड काइंड जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आया पेपर में, वो सेंटेंस की काइंड है काइंड ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस। अब हमें यहां पे ना तो मीनिंग देखना है, ना ही हमें यहां पे स्ट्रक्चर देखना है। हमें सेंटेंस में देखनी है कि क्लॉजेज कितनी है। हमने फैसला करना है सेंटेंस में कि सेंटेंस में क्लॉजेज कितनी है। जितनी क्लॉजेज होंगी उस बेस पर डिसीजन किया जाएगा। लेकिन देखें, अब यहां पर सबसे पहली बात यह है
कि हमें जो सबसे पहली चीज़ सीखनी है वो हमें ये देखना है कि क्लॉज होती क्या है। सॉरी, हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्लॉज होती क्या है। देखें, आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँ, बाकी तो हम सेंटेंस की जब क्वेश्चन की डिस्कशन में जाएंगे तब भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी अगर देखें, अभी अगर मैं तीन चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, एक चीज़ है हमारे पास सेंटेंस, आप तीन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। एक चीज़ है हमारे पास सेंटेंस, दूसरी चीज़ है हमारे पास क्लॉज, और तीसरी चीज़ है हमारे पास फ्रेज। अगर आप इन तीन चीज़ों में डिफरेंस समझ आते हैं तो हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज हैं ये फ़ौरन समझ में आ जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ काइंड्स की जो क्या देखनी है वो क्लॉजेज काउंट करनी है। तो देखें, सबसे पहले क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है। देखें, सेंटेंस में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। क्लॉज में भी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। और फ्रेज में भी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। डेफिनेटली ना तो वर्ड्स के बगैर फ्रेज बन सकती है, ना ही वर्ड्स के बगैर क्लॉज बन सकती है, ना ही वर्ड्स के बगैर क्या बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पर आता है, देखिए डिफरेंस यहाँ पर आता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है। क्लॉज में भी सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप क्लॉज को देखेंगे ना कि क्लॉज क्या है, तो क्लॉज के लिए आपको पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि क्लॉज का मतलब ये है कि क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वर्ब होगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि सेंटेंस के अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं। सेंटेंस के अपने क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं। क्लॉज के भी अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, जबकि फ्रेज के अपने इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होते, बल्कि फ्रेज मीनिंग के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लॉज के ऊपर। तो अभी जैसे दूसरी बात आपने क्लॉज के लिए ये याद रखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब होने के साथ साथ उसके अपने क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट मीनिंग। उसके बाद देखें, अभी तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि किसी भी क्लॉज को क्या बनाया जा सकता है, सेंटेंस। सेंटेंस का प्रॉपर स्टार्ट होता है, और सेंटेंस को हम स्टार्ट किसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। और सेंटेंस का प्रॉपर एंड होता है, और सेंटेंस को एंड हम किस पे करते हैं, क्वेश्चन मार्क पे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, या हम फुल स्टॉप पे उसे खत्म करते हैं। तो क्लॉज की स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती है। जैसे देखिए, फर्ज करें अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं अभी लिख रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैं बोलता हूं शी इज कुकिंग फूड। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे ये क्या है, ये फ्रेज है, क्लॉज है, या सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, ये चूंकि इसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, तो इसका मतलब ये फ्रेज तो हो नहीं सकता किसी सूरत में। या तो ये क्लॉज है या ये सेंटेंस है। तो क्या इसका प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर एंड है? तो अगर प्रॉपर स्टार्ट और एंड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस है। अगर प्रॉपर स्टार्ट और एंड नहीं है तो फिर ये क्या है, फ्रेज है। अगर मैं इस शी को अगर मैं इस शी को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूं और फूड के बाद मैं क्या लिख दूं, फुल स्टॉप, तो ये वो क्लॉज होगी जिसको हमने किस में रिप्लेस कर दिया, सेंटेंस में। जिसको हमने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। हम क्लॉज को सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हम फ्रेज को सेंटेंस या फ्रेज को क्लॉज नहीं बना सकते, ये याद रखिएगा। तो तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि क्लॉज को बवक्ते ज़रूरत हम क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। क्या देके, हम उसे प्रॉपर स्टार्ट देके और प्रॉपर एंड देकर उसको क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी अगर फर्ज करें, मैं बोलता हूँ कि ये जी सेंटेंस बन गया हमारा। हम बोलते हैं शी इज कुकिंग फूड, हम बोलते हैं ये हमारा सेंटेंस बन गया। हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी किया, हमने फुल स्टॉप पे ख़त्म भी किया। अब यहाँ पर सिर्फ अगर आप एक बात समझ आते हैं तो हमारी काइंड ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस खत्म हो जाती हैं। अभी समझ में आ जाएंगे 1 मिनट में। अब देखें, ये जो मैंने अभी लिखा है ये है एक सेंटेंस। आप मुझे सिर्फ अच्छे बच्चों की तरह ये बता दें कि इस सेंटेंस में से क्लॉजेज कितनी निकलती हैं। यहां पर हमने सिर्फ सेंटेंस में से निकलने वाली क्लॉजेज देखनी है। तो इस सेंटेंस में क्लॉजेज हमारे पास सिर्फ एक ही निकलती है, और वो एक क्लॉज हमारे पास कौन सी है, शी इज कुकिंग फूड। यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्लॉजेज की तादाद कितनी है, जिसमें क्लॉज कितनी है, एक क्लॉज है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें तीन चीजों की डिफरेंस का पता होना चाहिए।
हमें सेंटेंस में से क्लॉजेस की तादाद निकालनी है, फ्रेज का इन काइंड से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखना है, हमने काइंड ऑफ सेंटेंस देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस। और अगर हम काइंड ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस की बात करेंगे तो याद रखिएगा हमारे पास चार काइंड्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस। पहली काइंड हमारे पास कौन सी होती है, सिंपल सेंटेंसेस, जो आपने सेंटेंस में भी पढ़े, क्वेश्चन में भी पढ़े, ऑप्शन में दिए हुए थे। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस। थर्ड काइंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब भी आप सेंटेंस की काइंड की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस, तो आपको ये चार काइंड्स को पता होना चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, और क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। और हम बात किस पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस। अब देखें, अगर सेंटेंस में एक क्लॉज दी हुई है, अगर सेंटेंस में एक क्लॉज दी हुई है तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेस दी हुई हैं तो आपका सेंटेंस रहेगा कंपाउंड। और अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेस दी हुई हैं तो अगेन आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स। तो दो क्लॉजेस की सूरत में आपका सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकता है और दो क्लॉजेस की सूरत में आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा, याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लॉजेस होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और जहां पर कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो यहां पर एक क्लॉज आपके पास इंडिपेंडेंट होगी और एक क्लॉज आपके पास क्या होगी, डिपेंडेंट। अभी हमने क्लॉज को तो पढ़ लिया, हमने कहा क्लॉज वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब होता है, मीनिंग होते हैं और हम इसको सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ क्लॉज की दो काइंड्स का भी पता होना चाहिए कि कोई भी क्लॉज या तो इंडिपेंडेंट हो सकती है या कोई भी क्लॉज हमारे पास क्या हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसको सेंटेंस में किस तरह लिखा गया है। अगर दो क्लॉजेज होंगी और दोनों इंडिपेंडेंट है तो आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। अगर दो क्लॉजेज हैं और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके पास तीन क्लॉजेज हैं, ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक है ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और मैं इसको सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ वो रूल लिख रहा हूं जो कि आपके सिलेबस तक है, जो कि एमडी कैट लेवल तक है। बात तो इस पे बहुत सारी लंबी भी की जा सकती है, जितनी मर्जी बात कर लें, ये खत्म नहीं होती इसके ऊपर बात। लेकिन हम सिर्फ उन रूल्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जो कि रूल आपके पास किसके साथ चलेंगे, जो कि रूल आपके पास चलेंगे एमडी कैट लेवल पे। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, चार काइंड्स हैं। अगर एक क्लॉज है तो क्या है, सिंपल। अगर दो क्लॉजेज हैं तो क्या है, कंपाउंड। अगर दो क्लॉजेज है तो कॉम्प्लेक्स। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है, यहाँ पे दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। और कॉम्प्लेक्स में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी और एक क्या होगी, डिपेंडेंट। और तीन क्लॉजेज के साथ आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब देखें, ये बात सिर्फ ध्यान में रखिएगा, अभी हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज का हमें पता कैसे चलेगा। जैसे देखें, हम सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 195 पे, जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, ठीक है। अब देखें, डार्सी स्टेड होम। अब डार्सी क्या आ गया, सब्जेक्ट, और स्ट्रेड क्या आ गया, वर्ब। होम फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। अब ये फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इसका मतलब हमारे पास एक सेट सिर्फ दिया हुआ है और वो एक सेट क्या दिया हुआ है, डार्सी स्टेड होम। तो हमारे पास इस सेंटेंस में से कितनी क्लॉजेज निकलती हैं, हमारे पास इस सेंटेंस में एक क्लॉज निकलती है, जिसकी वजह से हम इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारे पास क्या रहेगा, ये सेंटेंस हमारे पास रहेगा सिंपल। क्योंकि हमने फर्स्ट काइंड पढ़ी और फर्स्ट काइंड के बारे में हमने क्या कहा कि अगर हमारे सेंटेंस में एक क्लॉज होगी तो हम अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज क्या बोलेंगे, क्लॉजेस वाइज क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल। अब देखें, यहां पे जरा तीनों को मुकम्मल कीजिएगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे ये सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर वाइज क्या है, तो स्ट्रक्चर वाइज ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव। अगर मैं पूछता हूं मीनिंग वाइज क्या है, तो मीनिंग वाइज ये सेंटेंस है डिक्लेरेटिव।
और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्लॉजेज वाइज क्या है, तो क्लॉजेज वाइज ये सेंटेंस आपके पास क्या है, सिंपल। तो ये पूरी बात को याद रखिएगा। अगर ये सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं ये सेंटेंस की काइंड कौन सी है, तो आप मुझे कोई भी जवाब नहीं दे सकते अनटिल अनलेस मैं आपसे ये ना पूछूं कि आपने किस बेस के ऊपर बताना है। अगर आपने मीनिंग के ऊपर बताना है तो ये सेंटेंस क्या रहेगा, मीनिंग के ऊपर अगर बात करेंगे तो ये सारे का सारा सेंटेंस आपके पास क्या रहेगा, डिक्लेरेटिव, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रक्चर की बेस पर क्या है, तो स्ट्रक्चर की बेस पर ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस क्लॉज की बेस के ऊपर क्या है, तो क्लॉज की बेस के ऊपर ये सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। चूंकि सेंटेंस में एक क्लॉज है इसलिए सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। तो जब भी आपने ये देखना है आपने याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में एक क्लॉज है, यानी कि एक क्लॉज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक सेट है, जिसको आप क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, जिसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग है, जिसको आप अगर स्टार्ट करें खत्म करें तो वो सेंटेंस बन जाए। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक क्लॉज के साथ आपका सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 195 में कौन सा रहेगा, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्लॉजेस कितनी है, एक क्लॉज है। लेकिन इसके साथ देखें एक और बात भी याद रखिएगा, मैं एक और बात कैसे याद रखनी है कि ये सिंपल सेंटेंसेस दो तीन तरह से लिखे जाते हैं। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं ए प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज हैं, एक, ठीक है। एक सब्जेक्ट है, एक एक्शन है और एक ऑब्जेक्ट है, यू कैन से। लेकिन अभी अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं लिखूं, मैं बोलूं ए एंड बी प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज बदली है, वो ये बदली है कि हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया है, कंपाउंड कर दिया है। हमने सेंटेंस को कंपाउंड नहीं किया, हमने किसको कंपाउंड कर दिया है, सब्जेक्ट को। यानी कि पहले काम करने वाला एक था, अब काम करने वाले कितने हो गए हैं, दो। लेकिन हमारे सेंटेंस की टाइप, हमारे सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, सिंपल ही रहेगी, क्लॉज एक ही कंसीडर होगी, याद रखिएगा। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं ए प्लेज एंड इंजॉयज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक है लेकिन हमारा एक्शन कंपाउंड हो गया। अब यहां पर हमने दो जो लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एक्शन। अब एक्शन कंपाउंड है लेकिन फिर भी हमारे सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी बेटे, सिंपल, क्योंकि हमारे पास क्लॉजेस कितनी है, एक ही है। इसी तरह अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं लिखूं, इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिख देता हूं, मैं बोल देता हूं ए एंड बी प्ले एंड इंजॉय क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हमारा एक्शन भी, हमारा सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो गया और हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो गया, हमारा एक्शन भी कंपाउंड और हमारा सब्जेक्ट भी कंपाउंड। लेकिन स्टिल हमारे पास सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, हमारे पास सेंटेंस की काइंड सिंपल रहेगी। गर्ज ये कि सब्जेक्ट कंपाउंड होने से, एक्शन कंपाउंड होने से या इवन ऑब्जेक्ट कंपाउंड होने से आपकी जो सेंटेंस की काइंड है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपके पास सेंटेंस में एक क्लॉज है तो इसका मतलब आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी है, सिंपल। आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट में भी हो सकती है, ये कंपाउंड एक्शन में भी हो सकती है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट प्लस कंपाउंड एक्शन में भी हो सकती है, और ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जैसे कैसे होगी, जैसे मैं बोलता हूं ए प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। अब यहां पे एक्शन एक ही टेक प्लेस हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बन जाते हैं हमारे पास, यू कैन से कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट में बात आ जाती है। सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल एक्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है ये सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस ही होगा। कंपाउंड सब्जेक्ट होने से, कंपाउंड ऑब्जेक्ट होने से, कंपाउंड ऑब्जेक्ट वर्ब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लॉज का मतलब एक क्लॉज ही कंसीडर होगा, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंट शेड्स यू कैन से, ये डिफरेंट वेरिएंट्स यू कैन से कि एग्जिस्ट कर सकते हैं किसमें, सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद हम चलेंगे जी अपने क्वेश्चन नंबर
हमारा क्वेश्चन नंबर 196। अब 196 में आपके पास जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, उसमें सेंटेंस को स्टार्ट किया हुआ है दो से। अब देखें, हमारा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने बोला कि अगर हमारे पास सेंटेंस में दो क्लॉजेज होंगी, कितनी क्लॉजेज होंगी? दो क्लॉजेज, और उन दो क्लॉजेज में से एक क्लॉज क्या होगी? इंडिपेंडेंट, और एक क्लॉज क्या होगी? डिपेंडेंट। तो ऐसी सूरत में हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, अगर हम इस बहस में जाएंगे और ये चीज सीखने लगेंगे तो शायद हमें पूरा साल चाहिए। तो मैं आपको ना एक जरा सारजीन का देसी टोटका जुगाड़ बता देता हूँ, आसान तरीन जुगाड़ बता देता हूँ। देखें, हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में जब भी दो चीज़ों को जोड़ना होता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ वर्ड चाहिए होता है। अब जब भी कुछ ना कुछ वर्ड चाहिए होता है, तो हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में जब भी हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ना है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीकाकार हैं। यानी कि दो तरीकाकार का क्या मतलब है कि आपके पास, दो तरीकाकार का क्या मतलब है कि आपके पास क्या रहेगा, दो तरीकाकार का क्या मतलब है बेटे कि आपके पास क्या रहेगा, दो तरीकाकार का मतलब क्या है कि आपके पास क्या रहेगा कि आपने दो चीजों को सिर्फ जेन में रखना है। नंबर वन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप पहले भी पढ़ कर आए हैं, आप सब लोग इसको जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं, देखें, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम सेंटेंस में हमेशा वहां यूज करते हैं जब आपके पास सेंटेंस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है और एक क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आपके सेंटेंस में इफ लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में सिंस लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में बिकॉज लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में व्हेन लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में वाइल लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में दो लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में अनटिल लिखा हुआ है, अगर आपके सेंटेंस में अनलेस लिखा हुआ है, और साथ में दो क्लॉजेज दी गई हैं, तो इस बात को पल्ले बांध लें कि इनमें से एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और एक क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट है। हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को लहदा से इस बहस में नहीं जा रहे। हम ये देख रहे हैं कि जब भी मैंने इंग्लिश में इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन करना है ना, तो मैंने यूज क्या करना है? तो यूज करने का पहला तरीकाकार क्या है इंग्लिश में कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी सेंटेंस में दो क्लॉजेस के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई होगी, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटेंस में एक क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट, और एक क्या है? डिपेंडेंट। तो जब सेंटेंस में दो क्लॉजेस हो, एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो, तो हमारे सेंटेंस की काइंड कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स। जैसे देखिए, अभी मैं सेंटेंस पढ़ना शुरू करता हूं, तो मैं पढ़ते ही क्या करता हूं कि मैं जैसे ही दो का वर्ड पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि जी कि दो का वर्ड हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाला क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट, और इसके बाद वाला क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट। एक क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट, और एक क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट। और ये हमें पता कहां से चलता है? हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अगर यहां पर इफ होता सेम मामला होता, अगर यहां पे सिंस होता सेम मामला होता, अगर यहां पे बिकॉज के साथ होता सेम मामला होता, व्हेन के साथ होता सेम मामला होता, अनटिल के साथ होता सेम मामला होता, अनलेस के साथ होता सेम मामला होता। हमें सेंटेंस में सिर्फ क्या निकालनी है? कंजंक्शन निकालनी है। तो जैसे ही हम दो पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि एक क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट, एक क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यूज ही तब करते हैं जब सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो ऐसी सूरत में हमारा सेंटेंस बेटे क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? चार्ली। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 197। अब 197 को भी हम यहां पर मुकम्मल करते हैं ताकि आपके नोट्स जरा अच्छे से बन जाए। देखें, पहली बात हमने क्या कहा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरी बात आपने याद रखनी है रिलेटिव प्रोनाउन, या जिसको आप बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज आप अच्छे से पढ़कर आए होंगे कि रिलेटिव क्लॉज ये WH वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं पहले से मेंशन किए गए नाउन को या प्रोनाउन को मोटिव पॉइंट आउट करने के लिए। और जब हम इनको यूज करेंगे
क्वेश्चन पूछने की बजाय पॉइंट आउट करने के लिए, तो देन हम इन्हें क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। आपके सेंटेंस में जब भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हो ना, तो आपने समझ आना है कि आपके सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज हैं, दो। एक क्लॉज कौन सी है, इंडिपेंडेंट, और आपकी एक क्लॉज कौन सी है, डिपेंडेंट। आपको सेंटेंस में से सिर्फ क्या पॉइंट आउट करना है, रिलेटिव। जैसे देखिए अभी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 197, यू आर द ओनली फ्रेंड हु। अब देखिए वैसे हु का वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हु का वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं किया जा रहा, यहां पे ये रिलेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जब भी WH का वर्ड पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है तो देन हम इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपके सेंटेंस में दिया गया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और एक क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट। और आपके पास क्या है, आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, कंप्लेक्स। अगर आपके, आप दो चीजें आपने याद रखनी है, अगर आपके सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो, दोनों सूरतों में आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, कंप्लेक्स। क्योंकि इंग्लिश में यही दो तरीकाकार हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को इकट्ठा करते हैं। ये दो चीजें सेंटेंस में आ गई तो बिला शक व शुबा आपको पता होना चाहिए कि दो क्लॉजेज हैं, उनमें एक क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट, और एक क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट। और आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी है, कंप्लेक्स। जैसे मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूं तो यहां पर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन फौरन से नजर आता है, मुझे फौरन से पता चल जाएगा, जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा मुझे पता चलेगा कि मेरा सेंटेंस क्या है, कंप्लेक्स है। उसके बाद है हमारे पास 198 में आप देखें, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की हमारे पास कुछ चीजें हैं, इसी तरह हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस की भी कुछ चीजें हैं। जैसे हमने कहा ना कंप्लेक्स के दो तरीकाकार हैं, तो कंपाउंड के तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज है तो आपका सेंटेंस कंपाउंड रहेगा। उसमें सबसे पहले आपके पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब टेक्निकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ अगर दो क्लॉजेज लिखी हुई हैं तो इसका मतलब दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज ही तब किया जाता है जब दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होती कौन सी हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होती हैं जी फैन बॉयज करके, ठीक है। अब ये जो फैन बॉयज कंजंक्शन है, जैसे एफ से हमारे पास क्या आता है, फॉर, ए से हमारे पास क्या आता है, एंड, एन से क्या आता है, नोर, हम बार बार इनको पढ़ कर आते हैं। बी से हमारे पास क्या आता है, बट, ओ से क्या आता है, और, वाई से क्या आता है, वाई से क्या आता है, येट, और एस से क्या आता है, सो। ये कौन सी कंजंक्शन है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे सेंटेंस में लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि हमारी दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट है, और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होने की वजह से हमारा सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। क्योंकि हमने कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया कि कंपाउंड में कितनी क्लॉजेज होंगी, दो, और दो क्लॉजेज होने के साथ साथ दोनों क्लॉजेज का क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट। और इंग्लिश में जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपने इकट्ठा लिखनी होती हैं तो नंबर 1 तरीका आपके पास क्या होता है कि आपने लाजमी तौर पर क्या यूज करना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और नंबर 2 तरीकाकार आपके पास क्या है, ये सबसे आसान तरीकाकार है कि आपने यूज करना होता है सेमीकोलन। आप जब भी दो क्लॉजेस के दरमियान सेमीकोलन लिखा हुआ देखेंगे, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी दो क्लॉजेस में से दोनों क्लॉजेस कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट क्लॉज होने की वजह से आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी है, कंपाउंड। यानी कि सेमीकोलन यूज ही तब किया जाता है सेंटेंस में जब आपकी दोनों क्लॉजेस क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है। आपको ज्यादा परेशान होने की, सोचने की बिल्कुल भी कतई तौर पर जरूरत नहीं है। उसके बाद है नंबर 3, और नंबर 3 में आपके पास क्या है, अभी हमने रिसेंटली टेस्ट में डिस्कस किया था पंक्चुएशन में, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास वर्ड्स कौन से थे, कंजंक्टिव एडवर्ब आपको मैंने कहा था कि डिटेल से याद रखिएगा, ये आपके काम आएंगे। हाउएवर है आपके पास, देयरफॉर है, आपको मैंने कंजंक्टिव जो थे कंजंक्टिव एडवर्ब मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक अपनी लेक्चर के दौरान आपको काफी सारे वर्ड थे जो मैंने आपसे कहा था कि आप इनको लिख लें। हाउएवर है, देयरफॉर है, नेवरदीलेस है, एज अ रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंटली है, दस है, स्टिल है,
बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है, अच्छे से आपने इनको याद रखना है। नेवरदीलेस है, सारे के सारे वर्ड जितने भी हैं, मोर ओवर का वर्ड है। अब देखिए जहां पर भी ये सेंटेंस के दरमियान में आएंगे ना, और इनसे पहले सेमीकोलन लिखा होगा और इनके बाद कॉमा लिखा होगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपकी दोनों क्लॉजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ सेमीकोलन हम लिखते ही तब है जब हमारे पास सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज होती हैं, दो क्लॉजेज होती हैं, और दोनों क्लॉजेज हमारे पास क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंट होंगी तो हम कंजंक्टिव एडवर्ब लिखेंगे, और कंजंक्टिव एडवर्ब लिखने के साथ हम उससे पहले सेमीकोलन लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, कॉमा। तो जहां पर भी आपने कंपाउंड सेंटेंस देखना है ना कि मेरा सेंटेंस कंपाउंड है या नहीं, तो आपने ये देखना है कि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड। आपने देखना उसके दरमियान सेमीकोलन तो नहीं है, अगर सेमीकोलन है तो फिर भी आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड। आपने देखना है कि कंजंक्टिव एडवर्ब और कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ किस चीज का होना जरूरी है, सेमीकोलन का। अगर है तो अगेन आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब सेमीकोलन के साथ, इन तीनों सूरतों में आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन की सूरत में आपका सेंटेंस क्या रहेगा बेटे, कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर हम जैसे ही हाउएवर का वर्ड पढ़ेंगे, हाउएवर से पहले सेमीकोलन लिखा हुआ है, बाद में कोमा लिखा हुआ है, तो इसका बिल्कुल वाज़ेह मतलब सेमीकोलन का क्या है कि सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और दोनों क्लॉजेज क्या हैं, इंडिपेंडेंट, और हमारे सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, कॉम्प्लेक्स, और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बीटा। इसी तरह 199 में आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। अब देखें जैसे ही मैं बट पढ़ता हूं तो याद रखिएगा बट हमारे पास कौन सी कंजंक्शन है, बट हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ए क्लॉज आई एम टायर्ड, ए क्लॉज आई वांट टू गो। अब दो क्लॉजेस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी यूज किया जाएगा तो इट इज अंडरस्टूड कि दोनों क्लॉजेस क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। जब दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगी तो आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी बेटे, कंपाउंड। कंपाउंड आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास नंबर 1 आपके पास फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन हो और फैन बॉयज की कंजंक्शन के साथ दो क्लॉजेस लिखी हो, नंबर 2 सेमीकोलन हो, और नंबर 3 कंजंक्टिव एडवर्ब्स हो, और कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन हो और बाद में क्या हो, कॉमा। लेकिन इन तीन चीजों के साथ साथ सबसे पहले किन चीजों का होना जरूरी है, दो क्लॉजेस का। जब दो क्लॉजेस लिखी होंगी फैन बॉयज के साथ, जब दो क्लॉजेस लिखी होंगी सेमीकोलन के साथ, जब दो क्लॉजेस लिखी होंगी कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ, तो बिला शक व शुबा आपका सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, कंपाउंड, क्योंकि आपकी दोनों क्लॉजेस क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट। और अगर दो क्लॉजेस लिखी हुई हैं, अगर दो क्लॉजेस लिखी हुई हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, अगर दो क्लॉजेस लिखी हुई हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, तो ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस की काइंड कौन सी रहेगी, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स क्यों रहेगी, क्योंकि आपकी ए क्लॉज कौन सी है, इंडिपेंडेंट, और आपकी ए क्लॉज कौन सी है, डिपेंडेंट। उसके बाद यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बट की वजह से कौन सा रहेगा, कंपाउंड। और लास्ट सेंटेंस है हमारे पास 200, आई वॉज क्रेजी, ए क्लॉज होगी आपके पास। व्हेन आई वॉज यंगर, सेकेंड क्लॉज हो गई। बट आई एम मोर इनटू जैज, थर्ड क्लॉज हो गई। इसमें आपको ज्यादा बहस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इज अ टॉपिक जिसको हमें बड़ी ही डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर सेंटेंस में 3 क्लॉजेस होंगी तो आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपको मजीद कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस तक आपसे क्वेश्चन या तो कंपाउंड सेंटेंस का पूछा जाएगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पूछा जाएगा। सिंपल या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस आपसे ना पूछे जाने के इम्कान ना होने के बराबर है। तो कंपाउंड आपने याद रखना है, कंपाउंड 3 तरह से हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, कंपाउंड हो सकता है सेमीकोलन के साथ, और कंपाउंड हो सकता है किसके साथ, कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ। और आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 तरह से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, और कॉम्प्लेक्स हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ।
तो 3 तरह की जो हमारी काइंड्स हैं वो आपके सामने हैं, और वो 3 तरह की काइंड्स आपके पास कौन सी हैं बेटे, जहां से हमने अपनी बात को स्टार्ट किया था। पहली काइंड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरी काइंड है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और तीसरी काइंड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। तो ये था बेटे हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक और कुछ क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट में शामिल थे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको पता है प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को हमारे क्वेश्चन बैंक जो है 25,000 प्लस का ग्रिप का, उसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। 150 क्वेश्चन शामिल हैं आपके पास इसके, या 100 शामिल है गालबन। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो बात समझ में नहीं आती, जो बात पल्ले नहीं पड़ती, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तो बेटे आई एम ऑलवेज हेयर फॉर माई बेटा, फॉर माई बेटियाँ। तो जब भी आप रब्ता करना चाहें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।